हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कैन्स टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। कैन्स टेक्नोलॉजी आईपीओ ओपन होने जा रहा है 10 तारीख से। आईओटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी है ये। कंपनी जिस प्रकार से काम करती है, इनके बिजनेस मॉडल को समझेंगे इस वीडियो में। और बात करेंगे आईपीओ के अंदर क्या पैसे लगाने लायक कंपनी है, क्या है डिटेल्स, क्या है कंपनी की डेट, क्या है एनालिसिस यानी अप्लाई और अवॉइड। सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अपने चैनल को अगर विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले कैन्स टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में समझ लेते हैं। 10 तारीख से 14 तारीख के बीच में ओपन होने वाला है। 559 से 587 रुपीज़ का प्राइस बैंड रखा गया है कंपनी के द्वारा। 857 करोड़ का दोस्तों ये आपको इशू होने वाला है, जिसमें से जो फ्रेश इशू है वो 530 करोड़ का रहेगा और बाकी का ओएफएस है, यानी 530 करोड़ का फ्रेश इशू और बाकी का ओएफएस। रिजर्वेशन किस प्रकार से कि क्यूआईबीज को 50% ऑफरिंग किया गया है, रिटेल को 35% एंड एनआईएस को 15%। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी एक रिटेल कैटेगरी के लिए आपको अगर आईपीओ में लगाना है तो 14,675 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आपको मल्टीपल लॉट्स लगाने तो वो 25 का होगा, यानी एक लॉट के अंदर 25 शेयर है और फिर मल्टीपल ऑफ 25 शेयर आपको लगाने पड़ेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में। कंपनी का साफ साफ इशू लाने का मतलब क्या है? इशू यही कि कंपनी को रीपेमेंट करना है, प्री पेमेंट करना है, कुछ फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए। कंपनी को कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना है, जो इनकी होली ओन सब्सिडरी है केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है कंपनी को, वो पूरी करने हैं। सबसे पहले दोस्तों समझिए केन्स टेक्नोलॉजी करती क्या है। दोस्तों, 2008 में ये कंपनी बनी थी और कंपनी का काम क्या है कि ये एंड टू एंड आईओटी सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करती है किनको, इनके जिनके पास इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। तो इस प्रकार का काम है कंपनी का, आईओटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का। कंपनी का काम किसका है? कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग, लाइफ साइकिल सपोर्ट फॉर प्लेयर्स इन इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, आउटर स्पेस, मेडिकल, न्यूक्लियर, रेलवेज। तो ये है कि कंपनी का बिजनेस आपको काफ़ी डाइवर्सिफाइड दिख सकता है। डाइवर्सिफाइड इन द सेंस कि ये है कि बहुत सारे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये ऑलमोस्ट सबको आईओटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर लेते हैं। अब दोस्तों, इनका 8 जगह स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। ये कहाँ कहाँ पे? इनके इंडिया के अंदर कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, तमिलनाडु में और उत्तराखंड के अंदर इनके पास 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। कंपनी का पोर्टफोलियो किस प्रकार का है कि कंपनी के पास सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एक्सेलेरेटर्स है, क्लाउड प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विसेज है, सॉल्यूशन ऑफरिंग्स है जो आईओटी डेटा कह सकते हैं ऑफर करती है, ओडीएम प्रोडक्ट डिज़ाइन है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वर्टिकल आईओटी सॉल्यूशंस है। ये आपको एक सर्टिफाइड कंपनी डेफिनेटली पता ही है कि देखने को मिलेगी। अब कंपनी का बिजनेस वर्टिकल, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इनका ओईएम्स सबसे आपको अगर आप समझेंगे तो टर्न की सॉल्यूशंस, यानी बॉक्स बिल्ड में ये क्या करते हैं? बिल्ड टू प्रिंट या फिर बिल्ड टू स्पेशलाइजेशंस और या फिर कॉम्प्लेक्स बॉक्स बिल्ड्स। कंपनी का काम दोस्तों इस प्रकार का है कि ये पूरा का पूरा आपको जो ओईएम्स है उनको प्रोवाइड कर देते हैं बिल्ड टू प्रिंट सॉल्यूशंस, बिल्ड टू स्पेशलाइजेशन सॉल्यूशंस। और अगर आप देखेंगे इसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज है, जिसमें आप टर्नकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, केबल हार्नेसेस है, पीसीबीएस है, मैग्नेटिक्स है, प्लास्टिक्स है, यानी एंड टू एंड जो प्रोवाइड करती है कंपनी ऑफर वो कर लेती है। फिर ओडीएम की बात करते हैं तो ये ओडीएम सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जिसमें स्मार्ट मीटरिंग टेक्नोलॉजी, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटनिंग, ब्रशलेस डीसी टेक्नोलॉजीज, इन्वर्टर टेक्नोलॉजीज, गैलियम नाइट्राइड बेस्ड चार्जिंग टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार का ये ओडीएम्स में काम कर लेते हैं। फिर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में आईओटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर लेते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन है कंपनी की वो प्रोवाइड कर लेते हैं। और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर सेगमेंट्स में भी ये प्रोवाइड कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है। ओईएम्स, ओडीएम्स, ये सब का दोस्तों काम यहाँ पे कंपनी जो है वो कर लेती है। अब इंडस्ट्री का आउटलुक समझिए। इसे इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। जो ग्लोबल ईएसडीएम मार्केट है वो करीबन 804 बिलियन यूएस डॉलर का है 2020 के अंदर। ये माना जाता है कि ये 1002 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा 2025 तक, और ग्रोथ कितना पे करेगा? 4.5% पे। अगर आप ऑटोमोटिव ईएसडीएम सेगमेंट की बात करेंगे तो वो 29.2% के सीएजीआर से ग्रोथ दिखा रहा है। 50 बिलियन का हो चुका है, 50 बिलियन रुपीज़ इन FY21, और वो 180 बिलियन तक हो जाएगा इन FY26। डिवाइस फ्रंट पे अगर हम बात करें तो जो आईओटी बेस्ड डिवाइसेज है ये एक्सेलरेट कर रही है एट सीएजीआर ऑफ 15%, 2025 तक करेगी ये।
इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन इंडिया के अंदर किस प्रकार से एस्टिमेट है कि $67 बिलियन का FY21 में था ये, और ये CAGR ग्रोथ करेगी 32.3% में, यानी एक मैसिव ग्रोथ आप देख सकते हैं। $272 बिलियन का ये जो इंडस्ट्री है वो हो जाएगा FY26 तक। तो आप समझिए कि ग्रोथ ओरिएंटेड तो ये सेगमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्रोथ ओरिएंटेड इसको आप कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया जो ये ग्रोथ दिखा सकता है, बट ये है कि ग्रोथ इंडस्ट्री तो कर जाए, लेकिन क्या कंपनी कर पाएगी? तो इसी के लिए दोस्तों हम एक बार कंपनी को और आगे समझते हैं, जिसमें कंपेरिजन करेंगे इसके लिस्टेड पीयर्स का। अब लिस्टेड पीयर्स को आप समझिए, तो जो कंपनी लिस्टेड है उसके बारे में बात करेंगे। भारत FIH लिमिटेड लिस्टेड नहीं है, इसका IPO भी बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन अगर आप बाकी लिस्टेड देखेंगे डिक्सन और एम्बर से, तो डिक्सन और एम्बर दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी पे करीबन इसका 41 करोड़ का प्रॉफिट है, तो इनका 190 करोड़ का डिक्सन का है और 111 करोड़ का एम्बर इंटरप्राइजेस का है। प्रॉफिट परसेंटेज आप देखिए, इनका कितना है 5.9%, इनका कितना है 1.8 और 2.6%। तो प्रॉफिट परसेंट केन्स टेक्नोलॉजी का बेहतरीन दिखता है। एक्सपोर्ट सेल्स आप देखेंगे तो केन्स की 20% है, इनकी 0.1%, 0.8%, यानी ग्रोथ जो है एक्सपोर्ट के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं जो परसेंटेज ऑफ सेल्स है केन्स टेक्नोलॉजीज के पास डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। लेकिन डिक्सन और एम्बर के पास इतना नहीं है। हम क्या बात कर रहे हैं, ओनली लिस्टेड का। तो अगर आप इसका कंपैरिजन भी साफ साफ समझ लीजिए कि सिरमा SGS अभी आई थी, डिक्सन है और एम्बर एंटरप्राइजेज, ये 3 लिस्टेड पीयर्स है। कंपनी डेफिनेटली टफ कंपटीशन देती है अनलिस्टेड को, लेकिन हम बात सिर्फ लिस्टेड के बारे में करेंगे। तो कैंस ऑपरेट डिफरेंट सेगमेंट्स में भी करती है, जैसे देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑपरेट इन डिफरेंट सेगमेंट्स। और जो लिस्टेड पीयर्स है वो सारे सेगमेंट्स में काम नहीं करती है जितने में केन्स काम करती है। तो उनका कंपैरिजन आप देख लीजिए एप्पल टू एप्पल, यानी आप बिल्कुल इसका कंपैरिजन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा डिफरेंट है। बट अगर आप समझेंगे इन टर्म्स ऑफ टोटल इनकम, तो कैंस सबसे कम टोटल इनकम है, यानी बॉटम पे है टेबल में। डिक्सन सबसे बड़ा प्लेयर है। EPS के मामले में अगर आप देखेंगे तो ये भी कैंस का कम है बाकी के लिस्टेड पीयर से, यानी जो अर्निंग पर शेयर होती है। लेकिन आप इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल देखेंगे तो कैंस का सबको बीट कर देता है। वो लिस्टेड पीयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सारे पैरामीटर्स पे। डिक्सन और ये अगर आप देखेंगे, डिक्सन थोड़ा सा हाई पी पे ट्रेड करता है, लेकिन केन्स का जो पी है वो सिरमा और एम्बर इंटरप्राइजेस के बराबर है। तो यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि कंपनी ने, साफ बात है कि ज़्यादा जगह नहीं छोड़ी है कि यहाँ पर बहुत मुनाफा हो जाए। बिकॉज अगर आप वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो वैल्यूएशंस अगर कंपनी थोड़े से डाउन लेके इन द सेंस कि प्राइस में थोड़ा सा नीचे लेके आ जाती तो बढ़िया हो सकता था। कंपनी का RONW मार्जिनली बिलो है डिक्सन के, लेकिन सारे लिस्टेड पीयर्स से वेल अबाव है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके फाइनेंशियल समझिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का दोस्तों अप्रैल से मार्च 2020 में करीबन 368 करोड़ का था, उसके बाद 420 करोड़ का हुआ, फिर 706 करोड़ का हुआ। इबिटा कितना हो गया? इबिटा जो 41 करोड़ का था उसके अगले साल 40 करोड़ का रह गया, फिर 93 करोड़ का रह गया। यानी इबिटा मार्जिन लगातार इंप्रूव करते गए। कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना था? नेट प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले साल 2020 में कंपनी का प्रॉफिट मात्र 9 करोड़ का था, अगले साल 9.73 करोड़ का हुआ, बट उसके अगले साल 41 करोड़ का हो गया। तो कंपनी ने एक इंप्रेसिव छलांग लगाई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो 2.5% का था आज करीबन 6% के लगभग है। RONW जो 9.90% का था वो 20.54% का हो चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी हर साल आप देखिए तेजी से इंक्रीज कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हर साल अगर आप देखेंगे तो तेजी से इंक्रीज कर रहा है। तो ये अपने आप में दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स तो स्ट्रांग दिखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के USP पे। USP यानी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है कि ये IoT तो प्रोवाइड करते हैं, ये IoT इनेबल सॉल्यूशन जिसमें एंड टू एंड IoT सॉल्यूशंस होते हैं। IoT इनको नहीं पता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है। केन्स के पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो ये ऑफर करते हैं, जिसमें टेलीकॉम आ गया, ऑटोमोटिव आ गया, डिफेंस आ गया, स्पेस आ गया, IoT आ गया, मेनी मोर है। अगला अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप इनके कस्टमर्स हैं। इनके पास कुल मिला के 229 डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है 21 कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें अगर आप देखेंगे जो कस्टमर्स में बड़े नाम निकल के आए तो उसमें एगेपल डायग्नोस्टिक लिमिटेड, कैनन एरो, फ्रॉशियर सेंसर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हिताची रेल STS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो बड़े बड़े नाम है। ग्लोबल सर्टिफिकेशन है इनके पास सारे इंडस्ट्री वर्टिकल से। और डेफिनेटली ग्रोथ पोटेंशियल क्या है इसका, ये कि कंपनी का फोकस अगर फुल प्रोडक्ट पे रहता है तो बहुत बढ़िया है। लेवरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ है कंपनी के पास। फोकस है एक्सपांशन अक्रॉस ईच वर्टिकल, लगातार अपने कस्टमर बेस को एक्सपांड करती हुई नजर आ रही है। तो रिस्क यही है कि देखिए डिपेंडेंसी इनकी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है टॉप 10 कस्टमर से, तो वो अगर रुक गया तो वो दिक्कत दे सकता है। बिकॉज 50% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो कंपनी ने उधर से जारी किया है।
लगातार दोस्तों IoT में हो क्या रहा है कि बहुत सारा कंपटीशन आ रहा है, तो हाई कंपटीशन हमेशा रहेगा, बट वो ठीक है, कंपटीशन हमेशा रहेगा। नेगेटिव नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये एक दिक्कत वाली बात है कि कंपनी का नेगेटिव रहता हुआ नजर आया है नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो पास के अंदर। अगर आगे दिक्कत आता है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। जब भी दोस्तों कंपनी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है तो वहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है कि 64.46 ऑफ द टोटल परचेज जो है इनकी वो बाहर से इम्पोर्टेड है। तो अगर कभी कोई अवेलेबिलिटी में दिक्कत आ गई, सेमीकंडक्टर्स में दिक्कत आ गई, बिकॉज सेमीकंडक्टर कंपोनेंट बनाती है, इनको चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर भी दिक्कत है। सो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? मेरी सलाह ये है कि IPO के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली अप्लाई करिए। एक अच्छी कंपनी है जो बढ़िया कर सकती है। क्या लिस्टिंग गेन मिलेगा? तो ये हो सकता है कि आपको 10 से 15% का लिस्टिंग गेन मिल जाए। उससे ज़्यादा मिलने के चांसेस मुझे ज़्यादा नहीं लगते, मुझे ये साफ साफ नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।